गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, कैसे हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग अगर कहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण। अब देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है, द्वि का मतलब हो गया दो, घात का मतलब हो गया पावर। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पावर कितनी होगी? दो होगी। जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। उस इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हाईएस्ट पावर को हम लोग बोल सकते हैं डिग्री। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 रहने वाली है उस इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल लिखता हूं। इस एग्जांपल में देखिएगा, मैंने लिखा 2x² + 5x + 7 = 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? मैंने बोला कि उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो आपने देखा कि जो x की हाईएस्ट पावर है, यहाँ देखिए x की पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो जो हाईएस्ट पावर है x की वो क्या है? 2 है। तो कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले क्या है? कंडीशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है? सबसे पहले आप लोग बोलेंगे क्या? हाईएस्ट पावर = कितना होना चाहिए? 2। हाईएस्ट पावर हमारे लिए 2 होनी चाहिए। सेकंड थिंग, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम समझ सकते हैं। अब अगर मैं लिखूं जर्नल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक के लिए हमारी जर्नल इक्वेशन क्या होगी? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक एग्जांपल दीजिए जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप लोग सिंपली बोल सकते हो ax² + bx + c = 0। तो ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर आपसे एक जर्नल इक्वेशन पूछी जाए तो आप लोग बोल सकते हो ax² + bx + c = 0। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, इसी पर बेस्ड मैंने एग्जांपल लिखा 2x² + 5x + 7 = 0। आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया 0 × x² + 5x + 7 = 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करूं तो x² को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 + 5x + 7 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? अब देखिए, अब आपको हाईएस्ट पावर कितनी नजर आई? 1 नजर आई। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। अब जहां पे एक पावर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन है, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या आ गई हमारी कि जब भी यहां पर a की वैल्यू, a की जगह 0 रखा जाएगा तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं रहेगी। कंडीशंस में सबसे पहले मैंने लिखा हाईएस्ट पावर = 2 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है? a ≠ 0। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। a ≠ 0। हाईएस्ट पावर 2, a ≠ 0। ये आप लोग समझ चुके हो कि 0 क्यों नहीं हो सकती a की वैल्यू, क्योंकि अगर a की पावर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद x² की वैल्यू खत्म हो जाएगी यहां से। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन सामने आएगी। अब आप ध्यान रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। अब हम जनरल इक्वेशंस की जब हम बात करते थे, जनरल इक्वेशंस की, तो हमें एक चीज पता है कि पावर किसी भी इक्वेशन के लिए जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उस इक्वेशन के उतने ही रूट होंगे। रूट का मतलब क्या है? मूल होंगे। उस इक्वेशन के लिए कितने रूट होंगे? जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, आंसर होगा 3, उसके 3 रूट होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कितने आंसर होंगे या कितने रूट होंगे, तो हमें पता है हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमारे नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए।
तो ये है हमारा जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉपर्टी क्या है, कंडीशंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे लिए क्या यूज है और हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक पॉइंट विद एग्जांपल के थ्रू आपको बताया जाएगा। अब एग्जांपल्स के थ्रू इन बातों को समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 लिखेंगे दोस्तों। एग्जांपल नंबर 1 ये है हमारा x² प्लस 8x प्लस 12। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स। ठीक है, अब रूट निकालने का मतलब क्या है, मूल निकालने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो इतनी बात को समझना है। रूट का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जिसे अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, रूट का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जिसे मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो जो हमारा आंसर है वो 0 हो जाएगा। रूट का मतलब क्लियर है, रूट का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जिसे मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को देखिए हम एक जर्नल से एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला x - 5 = 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसके अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। अब अगर मैं पूछूं x की जगह पे ऐसा क्या मान रखा जाए, ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि आंसर 0 आए, तो आप x की जगह पे डायरेक्ट 5 लिख सकते हो या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू जो 5 है वो एक रूट है। मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह पे 5 रख देता हूँ तो 5 - 5 0 हो जाएगा। अब हमें इसी बात को यहाँ पे अप्लाई करना है। ये लीनियर इक्वेशन है, सोल्व करना बहुत इजी है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। मैंने बोला कि इस इक्वेशन के लिए रूट निकालो। अब हम जो लोअर क्लासेज है हमारी, वहां पे हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन सीखते हैं। फैक्टराइजेशन में एक मेथड आता है हमारे पास जिसका नाम है स्प्लिट द मिडिल टर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। जो बीच वाली टर्म होती है उसको स्प्लिट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। अब वो क्या तरीका था हम सबको याद है, फिर भी एक बता देते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब देखिए हमारी जो मिडिल टर्म है वो है 8x, x² प्लस 8x प्लस 12। अब अगर मैं इस इक्वेशन को जर्नल से इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो मुझे बताइए कि a की वैल्यू क्या है यहाँ से। तो मुझे पता चला a की वैल्यू है जो यहाँ लिखी होगी x² के साथ, जो x² का कोफिशिएंट होगा वो होगी a की वैल्यू 1, जो x का कोफिशिएंट होगा वो होगी b की वैल्यू मतलब 8, और जो कांस्टेंट c होगा वो होगा 12। तो हमने यहाँ से a, b और c की वैल्यू लिखी। अब जो स्प्लिट द मिडिल टर्म था वो इतनी सी बात कहता था कि आपको ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है जिनका जोड़ 8 हो जाए और प्रोडक्ट 12 हो जाए। मतलब जिनका प्रोडक्ट a और c के बराबर होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर जो हम लिखने वाले हैं उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, a और c के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, और उनका जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए b के बराबर। अब आप देखिए a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 12, तो जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 12, और जो सम है वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अब आप बताएं ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पे 8 है और गुणा करने पे 12। तो हमें पता चला कि वो नंबर है 6 और 2। ठीक है, जोड़ 8 हो गया, प्रोडक्ट 12 हो गया। तो हम क्या करते थे, हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे x² प्लस 8x प्लस 12 = 0। मैंने क्या किया, यहाँ पे x की जगह 8x की जगह 6x और 2x पुट कर दिया। तो यहाँ लिखा गया x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने 8x को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, 6x एंड 2x। यहाँ से x कॉमन ले लिया, इस फर्स्ट दो इक्वेशन, फर्स्ट दो पॉइंट से x कॉमन लेने के बाद x प्लस 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x प्लस 6। दोनों में x प्लस 6 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन ले, x प्लस 6 कॉमन लेने के बाद ये x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो मैं लिखूंगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -6 और x की वैल्यू निकालेंगे -2। इसका मतलब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि x की दो वैल्यूज हैं जो कि है -2 एंड -6, जिसे अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो जो हमारा आंसर है वो 0 हो जाता है। ये तो मेथड था दोस्तों हमारा स्प्लिट द मिडल टर्म जो हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन में। एक्चुअल में है यहाँ भी फैक्टराइजेशन, लेकिन अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से कैसे सोल्व करना है इस बात को समझते हैं। तो मुझे पता चला इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के बाद मुझे x की दो वैल्यू मिली जो है -6 एंड -2। इसका आंसर मैंने लिखा, रूट मैंने लिख दी -6 एंड -2। अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट के साथ। अब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सबसे पहले मुझे a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए, माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए। अब यहाँ देखिए मैंने a की वैल्यू लिखी क्या 1, b की वैल्यू मुझे पता है 8 एंड c की वैल्यू क्या हो गई मेरे लिए 12। मुझे a b c तीनों की वैल्यू पता है। यहाँ से अब मुझे वैल्यू निकालनी है d जो कि है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय d और जो d का फॉर्मूला है वो है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए d की वैल्यू है हमारे पास 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c हो गया 12, 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 48 दैट इज इक्वल टू 60। तो मुझे पता d की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। 16 आने का मतलब क्या है, कोई एक पॉजिटिव नंबर आया, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आया। आप इतना भी बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर है d एक। अब देखिए आप इतनी बात समझ चुके हो, d निकालना पड़ेगा। d के लिए जो तरीका है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d के लिए अलग अलग कंडीशंस है। अब देखिए यहाँ तो हमारा d पॉजिटिव आया, कई केस में d नेगेटिव भी आएगा, किसी केस में d 0 भी आएगा। तो d तीन तरीके का हो सकता है। पहला केस जब d कैसा होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा। सेकंड थिंग d इज इक्वल टू 0 होगा। थर्ड d इज ए नेगेटिव नंबर। d क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। अब देखिए अलग अलग केस के लिए हमें क्या समझना है। अब सबसे पहले इसे सिंपलीफाई करते हैं। d आ गया हमारे पास। अब d आते ही आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। कंडीशंस की बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। सबसे पहले मैंने लिखा इफ d इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। अगर d कैसा हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, पहली इक्वेशन। अगर d हमारा कोई पॉजिटिव नंबर हो गया तो इक्वेशन हैव टू डिफरेंट रूट्स। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन के कितने रूट आने हैं, दो रूट आने हैं, और वो दोनों रूट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होने का मतलब क्या है, एक आ जाएगा, दूसरा 3 आ जाएगा, एक 5 आएगा, दूसरा 10 आ जाएगा, एक 3 आएगा, एक नेगेटिव ऑफ 3 आएगा। मतलब क्या है, दो आंसर होंगे, दोनों ही डिफरेंट होंगे, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव में ही हो, लेकिन वो दोनों ही डिफरेंट होने वाले हैं। सेकंड थिंग, ये तो केस है जब d हमारा क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब क्या है, एक नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर क्या है, जो नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 में चलेंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर की जगह से एक पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, जब d की वैल्यू क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड थिंग क्या है, जब d इज इक्वल टू 0 होगा। अब आ गया, अगर d की वैल्यू किसी केस में 0 आ जाती है, तो d की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के लिए जो हमारे आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। दो आंसर आएंगे और दोनों के दोनों बराबर आएंगे। मतलब क्या है कि अगर एक 5 आया तो दूसरा भी 5 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक 5 आया दूसरा 7 आया, या एक 5 आया दूसरा -5 आया, ऐसा नहीं होगा। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी। थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस इफ d इज नेगेटिव। इफ d इज नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव नंबर आया, मतलब कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, तो आप लोग इतनी बात बोल सकते हो, नो रियल रूट्स।
नो रियल रूट, मतलब उस इक्वेशन के लिए कोई ऐसा रियल रूट है ही नहीं, मतलब कोई भी रियल रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। रियल रूट का मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। डी के लिए ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप डी तो देखो निकालेंगे, मैंने यहां से डी निकाला, मुझे आंसर का आइडिया हो गया कि डी पॉजिटिव नंबर आया है, तो आंसर कैसे होंगे, दो अलग अलग आंसर होंगे। अब डी निकालने के बाद हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू या रूट के लिए वैल्यू। तो रूट के लिए जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, रूट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है एक्स। हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो मैंने एक्स बोल दिया। एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी, क्या करना है, बी को नेगेटिव बना देना है, देन प्लस माइनस, एक बार प्लस काउंट करेंगे एक बार माइनस काउंट करेंगे, प्लस माइनस डी बाय 2a। ये है हमारा x के लिए फॉर्मूला, मतलब उस इक्वेशन के रूट के लिए फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ d बाय 2a। वैल्यू पुट करेंगे, b क्या हो गया नेगेटिव 8 तो माइनस 8 प्लस माइनस रूट ऑफ d, d की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, डिवाइडेड बाय 2 इनटू a क्या हो गया 1। सिंपलीफाई करेंगे, नेगेटिव ऑफ a प्लस माइनस 16 का रूट हमें पता है 4 डिवाइड बाय 2। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है एक बार आप पॉजिटिव काउंट करेंगे एक बार आप नेगेटिव काउंट करेंगे। अगर मैं इसे फर्स्ट टाइम पॉजिटिव और सेकंड टाइम नेगेटिव काउंट करता हूं तो मैं सिंपलीफाई कर पाऊंगा इसे, डिवाइडेड बाय 2, एक नेगेटिव पॉजिटिव दिस इज इक्वल टू -4 बाय 2, आंसर विल बी माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी माइनस ऑफ 6। तो हमें पता चला कि x के लिए दो आंसर हैं। x का मतलब क्या है, उसके दो रूट आएंगे और वो दोनों रूट कौन कौन से हैं, -2 और -6, -2 और -6, जो कि हमें देखिए कंडीशन से भी आइडिया हो गया था कि दोनों रूट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, जैसा कि d की वैल्यू क्या आ गई थी, पॉजिटिव आ गई थी। ये बात क्लियर। यही देखिए जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया था, स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज किया था, तब भी हमारा आंसर नेगेटिव ऑफ 6 एंड नेगेटिव ऑफ 2 भी आया था, जो हम यहां से कैलकुलेट कर पाए। एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्जांपल नंबर 2 इज, एक और एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा 4x² - 4x + 1 = 0। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हमें रूट बताने हैं। अब देखिए हमें सबसे पहले तो आइडिया हो चुका होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है एंड a ≠ 0। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या होती है, जो x² का कोफिशिएंट है मींस 4। x की b की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है = -4। c की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट गिवन है आपको। अब हमें सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी है। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d = क्या, b² - 4। b हो गया हमारा -4, -4, a की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू हो गई -4 का स्क्वायर 16, -4 × 4 16 = 0। अब d = 0 होने का मतलब क्या है कि इक्वेशन के कितने रूट पॉसिबल हैं, दो रूट पॉसिबल हैं, लेकिन वो दोनों रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अभी हमने इक्वेशंस लिखी थी कि जब d नेगेटिव आएगा तो कोई रियल रूट नहीं होगा, जब d पॉजिटिव आएगा तो दो डिफरेंट रूट होंगे, दो अलग अलग आंसर होंगे। लेकिन जब d = 0 हो जाएगा तब हम ये बात बोल सकते हैं कि उस इक्वेशन के लिए दो रूट तो हैं और वो दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल है। ये बात क्लियर। अब हमें पता चल गया है कि d के वैल्यू 0, इसका मतलब दो इक्वल रूट। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, -b + √d बाय 2। अब देखिए आप लोग समझ सकते हो कि जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, इसका कोई ना कोई रूट जरूर होगा, इसका कोई ना कोई रूट होगा, तो ये प्लस माइनस कुछ ना कुछ होगा, तभी ये दो डिफरेंट रूट है। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 हो गई, मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, तो ये तो केस खत्म हो गया। अब हमारे पास जो x की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, -b/2 +-0 ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हो x = -b/2। नेगेटिव ऑफ b, तो b की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ -4 2 × a = 4। नेगेटिव पॉजिटिव 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 1/2।
अगर आप इसमें प्लस माइनस जीरो करते हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पे 1/2 पुट कर देता हूं तो मुझे ये 0 मिल जाएगा। ये बात क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं x = -2 इज ए रूट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह आप देखिए, अगर हमारे पास d की वैल्यू पे नेगेटिव नंबर आ जाता है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया, इस बात को हम समझ सकते हैं नेगेटिव ऑफ 16 ही आ गया। अब देखिए पॉजिटिव 16 आता तो रूट हमें पता था +-4। देखिए अगर हमारे पास d = 16 आ जाता तो हम बोल सकते थे कि जो वैल्यू आएगी इसका जो रूट होगा वो +-4 होगा, 16 का रूट +-4। लेकिन अगर ये -4 आ गया तब हम इसका रूट -4 नहीं बोल सकते, क्योंकि 16 का रूट तो हमें पता है लेकिन इस नेगेटिव का रूट हमें नहीं पता। और यही रीजन है कि d अगर नेगेटिव आ जाता है तो दो रूट तो पता, तो दो रूट्स के बारे में हमें आइडिया नहीं होगा, मतलब 2 रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब हमारे पास एक नया कंसेप्ट निकल के आएगा और वो कंसेप्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सिर्फ इतनी सी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, आप लोग समझ चुके होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें सिर्फ इसलिए पड़ी है ताकि जो ये d नेगेटिव आता है इसे हम लोग सिंपलीफाई कर सकें। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ नहीं जाओगे तो आपको d = नेगेटिव नंबर मिलने पे इसे छोड़ना होगा, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कॉम्प्लेक्स अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इतना आइडिया हो गया होगा आपको कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल नंबर सिस्टम नहीं है। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल नंबर सिस्टम नहीं है, ये ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस करेगा जिसे हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकेंगे। और ये -16 ऐसा ही एक नंबर है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हाईएस्ट पावर 2 a ≠ 0। जनरल इक्वेशन क्या हो गई? ax² + bx + c = 0। d कैसे निकलेगा? b² - 4ac। अब d की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगी चीजें। अगर d पॉजिटिव इंटीजर आता है तो 2 डिफरेंट रूट्स, अगर d नेगेटिव इंटीजर आता है तो नो रियल रूट्स। अगर d = 0 आता है मतलब एक साइनलेस इंटीजर आता है, साइनलेस इंटीजर क्या है? 0। अगर एक 0 आता है, d = 0 आ गया जैसा इस केस में था, तो हम लोग एक बात बोल पाए कि इक्वेशन के लिए दो रूट तो हैं लेकिन वो दोनों रूट कैसे हैं? इक्वल। जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया दोनों रूट इक्वल आए। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।